जय भीम साथियों, मैं हूं अरुण खोटे और अपनी संवाद यात्रा के इस अगले चरण में गाजीपुर जिले के खारा गांव में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आरपी कुसमाकर हैं, जो पिछले 2 दशक से निरंतर दलितों के अधिकारों को लेकर के, उनके विकास को लेकर के निरंतर कार्यरत है। आसपास के बलिया और हाजीपुर के आसपास के 2-3 जिलों में लगातार काम करते हुए आरपी कुसमाकर ने अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज वो हमारे साथ हैं, हम उनसे आज बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके समाज, उनके क्षेत्र की क्या स्थिति है और खुद वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर अपने समाज के लिए उनका क्या योगदान रहा, उस पे वो बताएंगे। साथ ही उनके सामने अपने सामाजिक कामकाजों को करते हुए कौन कौन सी चुनौतियां रही। जय भीम कुसमाकर जी, सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे आपका सामाजिक कार्यों में आना हुआ। शिक्षा के दौरान जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तो सन 72-73 में जब 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तो वहीं से हम लोगों ने गांव में अपना नवयुवक मंगल दल बना करके जो अपने दलितों के बुराइयां थी, जैसे पहले वो था कि हड़िया डलिया फेंकना या मरे हुए पशु को फेंकना। तो हम लोग को जब स्कूल जाते थे तो महिलाएं जब उनके गंदे को लेकर के जाती थी तो बड़े जाति के लोग गाली देते थे, ये साला इस तरह की जातियां हैं, ये महिला फेंक रही हैं, वो रही हैं। तो हम लोग को बुरा लगता था। तो हम लोगों ने वहीं से शुरुआत किया कि नवयुवक मंगल दल बना करके, और हम लोगों ने अपने लोगों को समझाना शुरू किया कि ये गंदा काम है, इससे बेहतर है कि हम अपना काम दूसरा करें। और मतलब आपके यहाँ उस दौर में मैला ढोने की प्रथा थी? जी थी। अच्छा, उस समय थी। और धीरे धीरे करके हम लोगों ने 4-5 साल लगा, उसको हम लोगों ने निकाला और बंद कराया। पूरे इलाके में हम लोगों ने अपना आटा आलू लेकर के हम लोग जाते थे गांव-गांव में, और अपना भौरी चोखा लगा करके हम लोग खाते थे और लोगों को इकट्ठा करके ये बात समझाते थे। तो इसके बाद जब हम लोग कक्षा 8 में पढ़ते थे तो स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। पिताजी हमारे और माताजी हमारे एक मजदूर थे, और जो भी मजदूरी करके लाते थे उसमें अपने पूरे परिवार का पालन पोषण होता था। और उस जमाने में मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, चवन्नी जब पैसा चलता था, 25 नया पैसा, वो फीस लगती थी शेड्यूल कास्ट की। लेकिन वह चवन्नी देने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था। 3 माह का हम लोगों ने फीस दे दिया था। लेकिन एक टीचर थे, उन्होंने क्लास टीचर कहे कि नहीं, तुम लोगों ने फीस नहीं दिया है। हम लोग को खड़ा करा करके क्लास में और बड़ी बेइज्जत किए। अन्य जो छात्र हैं उनके सामने हम लोग को बहुत बेइज्जती महसूस हुई कि हम लोगों ने दिया भी है और ये भी कर रहे हैं। वहीं से हमारे जीवन का सबसे जो संघर्ष का काम था वहीं से स्टार्ट हुआ। और क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल के गए, धरना प्रदर्शन किए, हड़ताल किए, 4-6 दिन स्कूल बंद रहा। इसके बाद वहीं से कहानियाँ स्टार्ट हो गई। इसके बाद सन 78 में जब हम इंटर कर रहे थे तो एक संस्था जो थी उससे मेरी मुलाकात हुई, और इस तरह के लोगों को लिए प्रोत्साहन कर रहे थे वो लोग। तो हम लोग को काफ़ी जो इस तरह के जो और मूवमेंट काम कर रहे थे अन्य प्रांतों में, वो हम लोगों को अपने खर्चे से वो लोग भेजना शुरू किए, और वहाँ ट्रेनिंग लेना, देखना, सुनना, करना, तो और मनोबल बढ़ता गया। और यह कारण हुआ कि 78 से हम लोगों ने पूर्ण रूप से संघर्ष करना शुरू किया। और जब किसी मजदूरी को लेकर के या दलितों की समस्याओं को लेकर के जब हम लोग काम करते थे तो हमारे यहाँ एक विधायक थे जो मिनिस्टर थे उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, वो बहुत विरोध किए। मैंने पूरा इलाके का जितने ठाकुर सवर्ण वर्ग है वो काफ़ी विरोध किया, और ये हुआ कि खारा से चिंगारी उठ रही है, इसलिए इस चिंगारी को दबाना बहुत ज़रूरी है। तो हम 10 लड़कों को उन लोगों ने नक्सलाइट में
नक्सलाइट करके और FIR दर्ज कर दिया कि ये लोग नक्सलाइट हैं और इस तरह का काम ये लोग करते हैं। फिर भी हम लोगों ने गांव-गांव में जो संगठन बना रहे थे महिलाओं का, युवाओं का, वो बहुत मजबूत संगठन था। इसके बाद हम जीवन में और हमारा जब संघर्ष बढ़ा तो उस समय सन 80-81 के नियर अबाउट 10 लोगों पर FIR हुआ है और इनकाउंटर का आदेश करा दिया गया। इनको इनकाउंटर करा दिया जाए। 81 में मुझे पूर्णतया याद है, मैं 81 में जब MA कर रहा था एंशिएंट हिस्ट्री से, तो हमारे घर के 8 बजे रात को 5 थाने की पुलिस घेर लिया। वो घेरा है और इस बेस पे घेरा कि इनको रात को हम पकड़ेंगे और ले जा करके भावरकुल में इनकाउंटर कर देंगे। उस समय बहुत इनकाउंटर हो भी रहे थे, लेकिन इतना मजबूत संगठन था महिलाओं का कि जब जैसे ही पुलिस पूरे घर को हमारे घेरा, कच्चे की मकान थी, कच्ची दीवार थी, तो हम और हमारी पत्नी ने भी बहुत मदद किया मुझे और कहा कि एक तो हम लोग कर सकते हैं कि अगर किवाड़ तोड़ करके पुलिस अंदर आती है तो हम लोग दो लोग हैं, एक पुलिस को तो मार ही सकते हैं। तो ये जो मशीन है, इसी मशीन का 2 हम लोग गंडासा निकाल करके 2 लाठियों में बांध लिया था, दोनों मियाँ बीबी। और ये हुआ कि जब एक पुलिस अगर अंदर आती है तो हम लोग उनको मार ही देंगे, इसके बाद जो होगा सो होगा, जेल तो जाना ही जाना है। लेकिन पुलिस रिक्वेस्ट करती रह गई कि आप लोग बाहर रहिए। हमने कहा कि नहीं, मैं अपने खपरेल का जो घर था ऊपर छत पे खपरेल पे चल गया और चढ़ करके कहा कि सुबह जब तक नहीं होगी हम बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम इनकाउंटर करोगे। और इसके बाद सुबह जब सूर्योदय हुआ, पुलिस पकड़ी, थाने ले जाने लगी, तो जो हम लोगों ने संघर्ष किया था उसका एक बहुत बड़ा अच्छा परिणाम निकला कि यहाँ से और जहूराबाद थाने की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर महिलाओं ने यहाँ 2-2.5 हजार के करीब 2-2.5 हजार के करीब जहाँ हम लोग चलते गए और कारवा बनता गया और 2-2.5 हजार महिलाएं छोटा डंडा लेकर के थाने का घेराव कर दिया। और महिलाओं ने ये शर्त रखा कि जब कुसमाकर जी को बंद करेंगे तो हम सबको बंद करेंगे, क्योंकि ये अपने लिए नहीं लड़ते हैं, ये हम लोग के लिए लड़ते हैं। और वहाँ से हम लोग को ये ऊर्जा मिली कि कप्तान आए, DM आए और हम लोग को वहाँ न्याय मिला कि नहीं, ये जो थाने की पुलिस की है वो गलत किया है और 8 लोग उसमें सस्पेंड हुए और फिर हम लोग को बाइज्जत पुलिस वहाँ से घर पहुँचाई। ये कौन से सन की बात है? 81 की। 81 की जी, 81 की बात है। तो तब से हम लोगों ने इस तरह का फिर संस्थाओं से मिल करके हम विशेष करके जो उपेक्षित वर्ग है, खास करके मुसहर और बांसफोर और ये वाल्मीकि, इन 3 जातियों में विशेष करके हम लोग एक अभियान चलाना शुरू किया और गांव-गांव में उनको भी उनके अधिकारों के बारे में बताना शुरू किया कि ये आपका अधिकार है और आप उनसे मत लड़िए, आपका अधिकार ये है। अपने बच्चों को जो आप बकरी चराने में या अन्य खेलने में जो लगा देते हैं, आप दिन भर तो गायब रहते हैं, बच्चे आपके खेलते रहते हैं, तो उन बच्चों को स्कूल भेजिए। अगर स्कूल नहीं भेजते हैं, कोई परेशानी होती है, कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है स्कूल में, तो हम लोग आपकी मदद करने को तैयार। आपके इस प्रयास का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये होगा कि मुसहरों में आज के डेट में जो है मुसहर के बच्चे स्कूल जाने लगे। हम लोगों ने जब स्कूल जाने से कतराते थे तो हम लोगों ने अपने स्तर से जो हमारे कार्यकर्ता थे, महिला कार्यकर्ता थी, वो 1 घंटा उस बस्ती में देना शुरू किया कि हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, आप स्कूल की फीस नहीं दे सकते, आप स्कूल का ड्रेस नहीं बनवा सकते, तो हम लोग आपके बच्चे को पढ़ाएं। उन लोगों ने धीरे धीरे 4-6 महीना जब पढ़ाना शुरू किया तो उन लोगों को लगा कि नहीं, हमारे बच्चे होशियार हो रहे हैं। तब धीरे धीरे स्कूल उन लोगों ने भेजना शुरू किया। हमारे जो साथी थे, जो महिला साथी थी, जो पुरुष साथी थे, वो स्कूलों में जाकर के उनकी मदद करने लगे कि अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो हम आपके खिलाफ में कंप्लेंट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये बड़ी रोचक स्टोरी है कि आपने अपने सामाजिक
कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ जी और उसको आपने अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक बंद करा दिया। जी और आपकी जो सामाजिक गतिविधियां थी जी उसको देखते हुए आपको झूठे केस में नक्सलवादी घोषित करके आपका इनकाउंटर करने की कोशिश की गई जी और वहाँ से आपको पहली बार पता चला कि आपका प्रभाव क्या है। जब उसमें आपके लिए 2-2.5 हजार महिलाएं लामबंद होकर के थाने को घेर लिया तो आपको पता लग गया होगा कि आपकी सामाजिक छवि क्या है और आपके पीछे कितनी बड़ी गोलबंदी है। जी इसके चलते आपने इसके बाद कौन सी चुनौती को स्वीकार किया अपने क्षेत्र की? इसके बाद हम लोगों ने जो गरीबों के बीच में काम करना शुरू किया और हम अपना क्षेत्र भी बढ़ाना शुरू किए। गाजीपुर में स्टार्ट किया। गाजीपुर में स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने बलिया को लिया और बलिया में खास करके 3 ब्लॉक रसड़ा, सुहाव और चिलकहर, 3 ब्लॉक को हम लोगों ने मुसहर और बासपुर का सर्वे किया। सर्वे करके इनकी पूरी स्थिति का आकलन किया, इनकी स्थितियाँ क्या हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको बार बार चोरी और डकैती में फंसाया जाता था। लेकिन मजदूरी करते हो, अगर कोई मजदूरी तुम्हें नहीं देता है तो हम वहाँ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, ऊपर से नीचे तक। तो उन लोगों ने भी अपना कोई रिक्शा लेना शुरू किया, कोई ठेला गाड़ी लेना शुरू किया, अपना अपना धंधा, कोई राजमिस्त्री का काम तो आज आप कैसे देखते हैं आपके प्रयासों से मुसहर जाति के सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया? सामाजिक जीवन में आज तो ये है कि आज चाहे वो रसना क्षेत्र में चले जाइए या गाजीपुर में के 12 ब्लॉक में चले जाइए, आज मुसहर अगर पुलिस पकड़ करके लाती है तो 10 जगह के मुसहर जो है उस थाने का घेराव कर लेते हैं। तो मतलब आपके प्रयासों से आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसहर समाज में भी आपस में एक एकता बनी जी और एक उनकी समझदारी भी पैदा हुई अपने अधिकारों को लेकर। अब ये बताइए कि ये सब करते हुए आप किन चुनौतियों का सामना करना पड़ते हैं? क्योंकि संसाधनों का काफ़ी दिक्कत है और जितना मुझे करना चाहिए या जितना अपना हौसला है वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि अभी कहीं जैसे जाना हुआ तो समस्या ये हो जाती है कि भाई हम किस साधन से जाएं, कैसे जाएं। तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो थोड़ा झेलना पड़ता है। अभी आपके क्षेत्र में दलितों की छुआछूत और गैर बराबरी का प्रक्रिया अभी भी है या पहले से? ये मेंटलिटी पहले से भी है, आज भी उन लोगों के दिल दिमाग में तो ये है ही है। देखने में ये है कि कहते हैं कि अब तो होटल में कोई छुआछूत है, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, लेकिन अपने दरवाजे पर आज के डेट में भी अगर गिलास में पानी देंगे तो जो दलित होगा उसको दूसरी गिलास में पानी दी जाती है, या तो वो प्लास्टिक का गिलास होगा या उनके जो चरवाहे हैं या और लोगों का स्पेशल जो रखा हुआ है उसमें पानी देते हैं। एक ही जगह छुआछूत का कम हुआ है जहाँ लोग कहते हैं कि ये बफर सिस्टम है। बफर सिस्टम में आज भी जो है अब कोई खा रहा है, हर जाति के लोग खा रहे हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन अपने दरवाजे पर और अभी भी जो है, मतलब आप ये मान रहे हैं कुछ तकनीकी नई तरह की जो व्यवस्थाएं हुई उनके चलते वो जातिगत भेदभाव जी कम होता दिखता है, लेकिन मूल रूप से मानसिकता के स्तर पे अभी भी उच्च जाति वर्ग में दलितों के प्रति भेदभाव का भाव उसी तरह से है जैसे हमेशा से था। क्या आपके यहाँ अभी भी दलितों के साथ उत्पीड़न अत्याचार भी होता है जाति के आधार पे? जाति के आधार पे उस तरह का हम लोगों ने इधर अब ये कह लीजिए कि पूरे गाजीपुर को तो नहीं बता सकते, लेकिन पूरे मोहम्मदाबाद और कासमाबाद तहसील इस तरह की तहसील है। मोहम्मदाबाद जैसे जो काली मिट्टी का क्षेत्र है आज भी है, उनकी बहन बेटियों के साथ अनैतिक काम करना या जबरदस्ती ले जा करके काम कराना, उनको पैसा न देना। मतलब आपकी इस क्षेत्र में उपस्थिति एक प्रकार के लगाम का काम करती है उच्च जाति वर्ग के आज ऊपर। भी वो लोग जानते हैं। जैसे सन 75 में शेरपुर का कांड हुआ और बहुत एशिया का एक माना जाना कांड है कि पूरे 3,500 दलित बस्ती थी, पूरे के पूरे जला दिया गया। पशुओं को उसमें फेंक दिया गया, जो आदमी मिला, बच्चे मिले, उसको भी फेंक दिया गया। उस समय
यहाँ पूरे इलाके में चर्चा था कि अगर कोई भी कुछ कहता था तो कहते थे सब कि ससुर लोग ना मनवा जाए तो सिर पूरा कांड करे के पड़ी। बारचौरी ब्लॉक का है, उतरा गांव में क्रिकेट को लेकर के एक लड़के की हत्या कर दी गई। मैंने लड़के को मारा गया, और मारा गया तो अब दलितों ने वहाँ क्या किया कि ठाकुर को पीट दिया, और ठाकुर को पीटा तो मर गया। अच्छा। और मरने के बाद अब उसकी औरत ने यह संकल्प लिया कि जिस दिन तेरही है, तेरही को जब तक चमार के 10 लौंडों को मैं खत्म नहीं करूंगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ये बात पूरे क्षेत्रों में वायरल हो गया, वो मामला शांत हो गया। अच्छा, ये बताइए अभी आपके क्षेत्र में दलित संगठनों की क्या स्थिति है? दलित देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि जो नेतृत्व करता है वो अपने स्वार्थ में आकर के सही ढंग से नेतृत्व नहीं कर रहा है। तो हम लोग का समय था वो अपने निस्वार्थ भाव से हम लोग किया करते थे। आज का जो नेतृत्व करता है वो अपने पद और स्वार्थ में घुल मिल जा रहा है। अच्छा। लोग आज भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी अगर लोगों की समस्याओं के साथ लड़ा जाए और उनका साथ दिया जाए तो आज भी हजारों लोग पीछे चलने को तैयार है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके मतलब 1979 में 1979 में जी इंदिरा गांधी ने दलितों के समग्र विकास के लिए एक योजना, जिसको उस समय वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान बोलते थे, एक योजना संसद से पास कराई। लगभग 3-4 दशक तक उस योजना का तो कोई वो नहीं रहा, लेकिन इधर के 2 दशक में उसका बहुत चर्चा हुआ, और अभी दलित वर्ग में उसको लेकर के बातचीत भी हो रही। क्या आप लोगों ने इस दिशा में कोई काम किया है? देखिए, शुरुआत जो कांग्रेस का मामला था 75 में, 1975 में उसने जो भूमिहीनों को पट्टा देने का जो काम किया, और उसी वक्त शेरपुर फूका गया था सन 75 में ही, और 75 में ही इनका अभियान कांग्रेस का चल रहा था कि जो गरीब लोग हैं उनको गांव में जो गांव समाज की ज़मीनें हैं उसको पट्टा किया जाए। उसके दौरान जहां जिस गांव सभा में जितनी ज़मीनें थी उसके हिसाब से बांटा गया। जैसे हमारे यहाँ था तो ज़मीनें कम थी, दलित बहुत ज़्यादा थे, तो हमारे यहाँ किसी को 4 बिस्वा, किसी को 3 बिस्वा, किसी को 5 बिस्वा, लेकिन ऐसा नहीं मिला। लेकिन ऐसा होने पे तो जिस तरह से सारी जमीनें मिली जी, इतनी जमीन से तो एक दलित परिवार का जीवन यापन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं है। आज क्या स्थिति है कि क्या आपके क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट सब प्लान, जो स्पेशल कंपोनेंट फंड का योजना का नया नाम है, उसमें उसका कोई लाभ लेने की आप लोगों के स्तर से कोशिश हो रही है? कोशिश हुई, लेकिन वो जिले स्तर तक ही रह गई। अच्छा। और कागज में ही सिमट गई। नरेगा जो बोल रहे हैं, महात्मा गांधी रोजगार योजना जो है, इससे लोगों को काम 90 दिन का जो सरकार का प्लान है कि 90 दिन उसको काम मिलना चाहिए, तो 90 दिन नहीं मिल पा रहा है। साल में 90 दिन अगर मिल जाता तो भी काफ़ी हो सकता है। मजदूरी बहुत कम है नरेगा की मजदूरी हमारे यहाँ वर्तमान में 230 रुपया है। अच्छा। पूरे दिन चाहे वो महिला काम करेगी या पुरुष काम करेगा नरेगा में, तो पूरे दिन की मजदूरी 230। क्या नरेगा में जो लोग काम उसमें जो रोजगार सेवक है, नरेगा में जो लोग काम करते हैं उनको उनका काम का पैसा समय से मिलता है? समय से कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि मनरेगा जो पुराना नाम है, अभी वो नरेगा हो गया है। नरेगा के लगातार चलते चलते अंत में पहले उसका इस्तेमाल गांव के विकास की अलग अलग बिंदु पे काम किया गया, सड़कें बनाई गई हैं, आपका तालाब खोदे गए हैं, खंजड़े की सड़क बनाई गई, तमाम जो गांव के विकास के लिए चीज़ें थी वो सब बनते बनते अब वो सब हो गया है। तो उसके कारण से नरेगा के काम भी कम हो गए, कम काम हो गए। तो क्या लोगों को वही पुरानी सड़कों का मरम्मत कर देना, जो तालाब पोखरे हैं उनका थोड़ा इट्टी मिट्टी खरपतवार निकाल करके अपना कोरम पूरा कर देना। आपके क्षेत्र में दलितों की भूमि की स्थिति क्या है? क्या भूमि सारे लोग भूमिहीन है, सारे लोग भूमिहीन है। जो नौकरी पेशा कर रहा है, जो खरीद लिया है, उन्हीं के पास जमीन है।
आज भी सब लोग मजदूरी पे डिपेंड है। तो ये पट्टे की जमीन वगैरह किसी को नहीं पट्टे की जमीन वही 4 बिस्वा 6 बिस्वा 8 बिस्वा बता रहे, जिसको बहुत मिला वो 10 बिस्वा मिला, 5 मंडा जमीन मिली। तो जिनको मिला वो आज भी जोत बो रहे हैं। अच्छा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही में अभी भी दूसरे के कब्जे में है, या उनको पता ही नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे तो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। बाकी हमारे यहाँ 99% लोग जो पट्टा की जमीन मिली उस पर खेती लोग कर। और आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति तो ये है कि पर्टिकुलर दलित समाज में ये है कि मजदूरी करेंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, इतनी महंगी होती जा रही है कि बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। और सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? सरकारी स्कूलों के बस वही है कि सरकारी स्कूल में तो बड़े लोगों के बच्चे जाते नहीं हैं, मजदूर के ही बच्चे जा रहे हैं, चाहे राजभर हों, चमार हों, या जो अन्य जातियां हैं इसी के बच्चे जा रहे हैं। और शिक्षा का जो स्तर है वो ठीक नहीं है। जो ये चिकित्सा सुविधाएं हैं वो आप लोगों को सब मिलती चिकित्सा सुविधा तो देखिए यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन जैसे ही गंभीर बीमारी जाएगी वो रेफर कर देगा। अच्छा। गाजीपुर ले जाओ, बलिया ले जाओ, मऊ ले जाओ। तो ले जाने के लिए आप लोगों को सरकारी एम्बुलेंस वगैरह मिल जाती है? सरकारी एम्बुलेंस तो बस यहाँ से ये है कि जो 102 और 108 जो एम्बुलेंस है, 102 जो डिलीवरी महिलाओं के लिए है वो लगातार चल रही है, या अभी फ़ोन कर दीजिए वो आ जाती है। 108 भी बहुत लोगों को ये नहीं है कि हम बुला देंगे तो आ जाएगा, लोग अपने संसाधनों से नज़दीक हॉस्पिटल है लेकर के चले भी जाते हैं, और 108 को फ़ोन करने के बाद में वो आ भी जाता है। अच्छा, ये बताइए अब आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को? तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने मेरे जैसे लोगों के लिए के यहाँ आए और दुख सुख जो भी है झोपड़पट्टियों में आप इतना समय दिया, और लोग थोड़े देने वाले हैं। ये तो एक सामाजिक सोच है, सामाजिक सोच वाले ही इस तरह के जगहों पर आ सकते हैं, कर सकते हैं। आरपी कुसमाकर जैसे साथियों को आपसे परिचित कराने के पीछे एक खास उद्देश्य है। अक्सर ये कहा जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता आप काम नहीं कर रहे हैं, या दलित आंदोलन समाप्त हो गया, या अब दलित अधिकारों का चर्चा बंद हो गया। लेकिन आरपी कुसमाकर जैसे लोग निरंतर अपनी भूमिका में डटे हुए हैं, तमाम सारी विपन्न स्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बीच काम करते हुए वो आज भी अपने उद्देश्य के लिए निरंतर जुटे हुए हैं। दलित अधिकारों को लेकर के, दलितों के विकास को लेकर के, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के, उनकी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के आज भी कुसमाकर जी जैसे लोग निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन कुसमाकर जी जैसे लोगों को निरंतर काम करने के लिए ज़रूरी है समाज भी उनके सहयोग में खड़े हो, और वो सहयोग का स्तर कोई भी हो सकता है, आपको भी तय करना है। अगर एक समृद्ध समाज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता वो व्यक्ति होता है जो जनता के बीच में लगातार उनकी संवेदनशीलता बनाता है, उनको उनके मुद्दों से अवगत कराता है, और राजनीति का एजेंडा तय कराने में के लिए सामाजिक आंदोलन की में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुसमाकर जी के डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चाहें तो आप भी कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। जय भीम।